अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप के आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इजी भी है और जो है बहुत वाइड यूज़ होने वाला टॉपिक है। मींस के प्रॉब्लम्स इस तरह की अकर होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर, तो वहाँ पे जो है इस टॉपिक की मदद से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है बेसिकली वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। सही है, वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ आपको हेडिंग इसकी लिखी हुई नज़र आ रही होगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये बेसिकली, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये है क्या चीज़। मींस के ये किस ब्रांच की जो है ये आगे सब ब्रांच है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, आगे उनकी सब ब्रांचेज होती हैं। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स की स्टूडेंट एक ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज आगे, मेजर दो ब्रांचेज होती हैं। एक एस्टिमेशन होती है और दूसरी जो है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। जो एस्टिमेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल जो है उसकी बिहाफ पे सैंपल जो है उसको पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करके उसको यूटिलाइज करके हम पॉपुलेशन पैरामीटर जो है उसके बारे में जो है तज्ज़िया लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे आप कह लें कि एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, तो इसी तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जिसको आप सिंपल अगर हाइपोथेसिस की बात करें ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे तो वो तो प्रोसीजर हो जाएगा ना। मैं भी सिंपल हाइपोथेसिस की जनरली बात करता हूँ। वो क्या है कि एक स्टेटमेंट, एक ऐसी जो है स्टेटमेंट आप गिवन करते हैं, बनाते हैं सवाल के अंदर या कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर आप एक ऐसी स्टेटमेंट बना देते हैं जिसके बिहाफ पे आप चेक करते हैं कि इधर ये स्टेटमेंट जो हमने दी है ये करेक्ट है या नहीं। सही है, इस स्टेटमेंट को चेक करना हो तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करें डिफरेंट रिसर्चर्स हैं। रिसर्चर्स जैसे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रीवियस रिजल्ट्स जो हैं उनके बिहाफ पे जो करंट रिजल्ट्स हैं वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जिनको शॉर्ट टर्म में अगर आप बोलना चाहें, एक तरफ से अगर आप उसको सपोज करना चाहिए तो फोरकास्टिंग जैसे एक कंसेप्ट होता है कि प्रीवियस ईयर्स के बिहाफ पे करंट ईयर जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से रिसर्चर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस रिजल्ट्स को यूटिलाइज करते हैं तो करंट सिचुएशंस को फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज़ जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उस वक्त। तो उन रिसर्चर्स ने जो आंसर्स निकाले हैं, जो मतलब कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है प्रीवियस रिजल्ट्स के, प्रायर रिजल्ट्स के बिहाफ पे। ठीक है, अब वो करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ का पता लगाना है हमने। तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट है या नहीं है प्रूव करने के लिए या देखने के लिए दो मेजर टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक एस्टिमेशन होगी और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। ठीक है, तो एस्टिमेशन में क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द सैंपल विच आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन के बारे में आपने पता लगाना है आप उसी में से सैंपल ड्रा करते हैं, उसके सैंपल की वैल्यूज़ को यूटिलाइज करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रा कर लेते हैं। इन्फ्रेंस मीन रिजल्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग सेकंड पे आ जाता है। सेकंड आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू, जो कि आज का मेरा मेजर जो है वो टॉपिक है। ठीक है, मेजर टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, ये एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर किस चीज़ का, किसी भी जो है प्रॉब्लम जो आपके पास है मौजूद है। ठीक है, आप उसको इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या कंसेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए, वो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, मैं यहाँ पे कंटेंट बना देता हूँ, उसको मैं ब्रीफली डिफ़ाइन करता जाऊँगा। फिर हम इंशाल्लाह मेजर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और टेस्ट की तरफ चलेंगे कि कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में यूटिलाइज़ करना है, और रीजन्स इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेजर कुछ छोटे छोटे से जो है उसके कंटेंट्स लिखता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है। ठीक है, बेसिकली ये पता तो होते हैं सबको, बट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा इनका ताकि ये हेल्प आउट कर सकें हमें। तो यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट्स लिखता हूँ स्टूडेंट्स। कंटेंट्स हमारे पास होंगे
कंटेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट डिफाइन करना है मैंने। तो फर्स्ट पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोथेसिस क्या होता है। सेकंड पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस की टाइप्स, मींस के नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस की दो टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। फिर देन मज़ीद हम आगे बता सकते हैं कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, एंड देन पावर ऑफ टेस्ट है, और लास्ट में है कॉन्फिडेंस लेवल। ये कुछ जो है मैंने यहाँ पे कंटेंट्स जो है लिखे हैं। कोई कंटेंट यहाँ पे होप सो रह भी गया हो तो इंशाल्लाह वो इनके बाद जो है वो मैं रिवाइज कर दूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ब्रीफली इसको डिफ़ाइन करता हूँ मैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस एक सिंपल स्टूडेंट्स जो है वो स्टेटमेंट होती है। किसी भी चीज़ के बारे में आप स्टेटमेंट पहले जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप टेस्ट क्या करने जा रहे हैं, आप चेक क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ किया कि ये एग्जांपल मैं आगे भी बहुत ज़्यादा कोट करूँगा। जैसे सपोज़ किया कि एक जो है एक्यूज़र है, ठीक है, डिफेंडेंट है, कोई एक बंदा है, मुजरिम आप कह लें, मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इस तरह से कि कोई एक मुजरिम है जिसने जुर्म किया हुआ है, वो अदालत में जाता है। अब देखें वो गिल्टी है, ठीक है। अब उसकी ना दो पहलू आ जाते हैं, हर बात के ना दो एस्पेक्ट्स बेसिकली होते हैं, ठीक है, या यस या नो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस में हम क्या बताएंगे, इधर ही इज़ गिल्टी एंड सेकंड वन ही इज़ नॉट गिल्टी, ठीक है। एक नल हाइपोथेसिस हो जाता है, एक अल्टरनेटिव वो जो आगे मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो हाइपोथेसिस मकसद है बताने का कि ये क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, उसकी स्टेटमेंट डिफाइन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नल हाइपोथेसिस पे आ जाएं। अब हाइपोथेसिस की दो बेसिकली टाइप्स होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है इसको H0 से डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है, H0 से। H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस, पॉसिबल। अब मेरी बातों से आपने पिक करनी है, ये चीज़ मैं सारी यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगा। नल हाइपोथेसिस जो है ये एक्चुअली क्या होता है, पॉसिबल रिजेक्शन के लिए जो बनाया जाता है। मींस के इससे क्या पता चलता है, हाइपोथेसिस नल में जो चीज़ हम लिखते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि पॉसिबली वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अल्टरनेटिव जो है उसका फिर डिसीजन बाद में आता है। तो नल हाइपोथेसिस जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो क्या होगा, एक सिंपल होती तो ये भी स्टेटमेंट ही है, एक्चुअली हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, आगे उसकी ये टाइप्स हैं। अब हाइपोथेसिस में हम दो स्टेटमेंट्स देते हैं, एक नल हाइपोथेसिस में दी जाती है, एक अल्टरनेटिव में दी जाती है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट दी जाएगी, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जब आप मैथमेटिकली इसको लिखेंगे, वो आगे मैं डिफ़ाइन भी करूँगा। मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे इसको तो हमेशा इसमें इक्वल का साइन न्यूट्रलाइज होता है, मींस कि वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज़ किया मैं कहता हूँ कि एनीथिंग थीटा, एक कंसेप्ट थीटा ले लेते हैं, थीटा बराबर है 50 के, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ कि ये H0 है। इसका अल्टरनेट लिखना है मैंने, इसका उल्टा लिखना है, वो
अल्टरनेटिव में आ जाएगा, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉट इक्वल के दो मतलब निकलते हैं, एक तो डिफाइंड मतलब है डेफिनेट, उसका मतलब तो निकल आया ना कि नॉट इक्वल है। मज़ीद दो मतलब कौन से निकलते हैं, या वो लेस है या वो ग्रेटर है। अगर वो इक्वल है तो वो किसी और वैल्यू के इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। ये अल्टरनेटिव में हमने बात बताई, सही हो गया। तो सेकंड टाइप इसकी हो जाएगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस में आप बताएंगे उसी का उल्ट कर देंगे, उसी को बिल्कुल जो है उल्ट करके लिखेंगे तो वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो होती ये दोनों स्टेटमेंट्स ही हैं, एक्चुअली हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं। इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। H1 से इसको डिनोट किया जाता है अल्टरनेटिव को। समटाइम्स H1 की बजाय हम HA से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A फॉर अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे आप HN लिख दें, H0 ही जो है इसकी नोटेशन होती है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस की। उसके बाद सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो टाइप्स हैं इन्हीं को मींस के मैं थोड़ा एलेबोरेट मज़ीद करके इन दो कंसेप्ट्स को डिफ़ाइन करूँगा, सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट को। अब सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स वो होता है जो कि पैरामीटर या आप कह लेंगे जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर रहा होता है। मींस मतलब क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ी है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है म्यू। म्यू इज इक्वल टू 30। अब देखें स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि म्यू बराबर है 30 के, ये डेफिनेट वैल्यू इसकी गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 30। सो दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। इस बात के कोई दो मतलब नहीं निकलते, इस बात का एक ही मतलब है कि म्यू 30 है, तो इसका मतलब है कि म्यू की वैल्यू 30 ही यूज़ करेंगे आप, सही है। अब 30 है, डेफिनेट वैल्यू हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर सकती है, म्यू की जगह पुट कर सकते हैं आप। अगर हम कंपोजिट की तरफ मूव करते हैं, कंपोजिट मींस कि कोई एक मतलब ना निकले बात का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, म्यू इज नॉट इक्वल टू 30, इट मीन्स दैट दिस implies that mu is either greater than 30 और mu is either less than 30, या less than 30 हो सकता है या greater than 30 हो सकता है, सही है। तो ये दो मतलब इसके निकल सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके पास आती है तो उसको आप कंपोजिट हाइपोथेसिस बोल देते हैं, ठीक है। ये ब्रीफ सा एक कंसेप्ट हो गया इसका। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? वो लेवल जिस लेवल पे रह के आप सिग्निफिकेंट आंसर्स निकाल सकते हैं, वो लेवल जो आपको सिग्निफिकेंट आंसर प्रोवाइड कर सकता है, इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से। अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। मोस्टली इसको 5% यूज़ किया जाता है, लेकिन डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे 0.1 है, 0.5 है, 0.01 है, 1.0 है, ठीक है, इस तरह से। तो 10%, 1%, 5% जो है 0.1% मीन्स कि ये लेवल जो है यूटिलाइज, बेसिकली ज़्यादातर जो यूटिलाइज़ किया जाता है यहाँ पे वो 0.5 है, क्योंकि इसका ये भी एक रूल होता है ना बड़ा आसान सा, जो कि स्टूडेंट्स को सवाल करने में आसानी पैदा करता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो है ही नहीं, तो हो सकता है ये सवाल ही गलत हो। उनके माइंड से सोचा जाए तो बात है भी ठीक उनकी कि हो सकता है गलत हो, बट मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ आपको कि जब आपको सवाल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होगा, जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, तो आप मोस्टली 5% यूज़ करते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है कि अगर अल्फ़ा 5% है, एरर 5% है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% है, तो आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो आंसर ठीक निकाल लेंगे, सही है, वो 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो है ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स उनको ये क्लियर हो ही नहीं पाता जितना मर्ज़ी एलेबोरेट किया जाए, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है आपने इसको
जो है समझने की बड़े कोशिश करूँगा मैं इजी वे से समझाने की। हाइपोथेसिस के अंदर ये स्टेप जो है वो टाइप्स ऑफ एरर है। ये कौन सा है? एरर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? वन इज type 1 error and second one is type 2 error। जी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो अब बात को आपने यूं समझना है कि सपोज करें, मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा कि एक बंदा, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि एक बंदा गिल्टी है, ठीक है। अगर उसको अनाउंस कर देता है जज उस बंदे को, मीन्स के उस बंदे ने जुर्म किया है, वो मुजरिम है, लेकिन जज कहता है कि वो मुजरिम नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा मुजरिम ना हो और जज कह दे मुजरिम है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं। इनमें से कौन सी टाइप 1 और कौन सी टाइप 2 है वो मैं आपको समझाता हूँ। टाइप 1 एरर, रिजेक्ट H नॉट when H नॉट is true। This is statement of type 1 error and this is the statement of type don't reject H naught when H naught is false। तो ये दो बेसिकली जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, कि हम एक सही चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। जज की बात करें तो जज एक सही चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैं जज की बात कर लेता हूँ ना, वही रिजेक्ट कर सकता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोगों ने रिजेक्ट किया है सही बात को, तो हो सकता है माइंड कर जाए। तो रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू मतलब कि एक चीज़ ठीक है, हमें पता है कि वो चीज़ ठीक है, एक्चुअली वो चीज़ ठीक है, ठीक है, और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ किया, इसको मैं आगे डिफाइन कर देता हूँ, टाइप 1 एरर को। ही इज a hockey player। ही इज़ नॉट अ हॉकी प्लेयर। बेसिकली देखा जाए तो ये H नॉट बना है और ये H1 बना है। आपने इस स्टेटमेंट पे गौर करना है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। मैं एक जो है स्टेटमेंट देता हूँ कि ही इज़, ही की जगह आप कोई नाम भी लगा सकते हैं कि अली इज़ अ हॉकी प्लेयर या अली इज़ अ गुड हॉकी प्लेयर, ठीक है। अब ये हालांकि बात ठीक है, वो अच्छा खेलता है, अच्छा हॉकी प्लेयर है, बट मैं कह देता हूँ कि ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ इसकी बजाय। तो हालांकि ये चीज़ एक्चुअली ठीक है, लेकिन मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये टाइप 1 एरर है, ठीक है। फर्स्ट एरर जो है वो अकर होता है, रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, सही है। और टाइप 1 एरर को आप किससे डिनोट करते हैं? वही बात आ गई जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको बताई थी मैंने, कि टाइप 1 एरर को आप अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। इसी तरह टाइप 2 एरर है डोंट रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज़ फॉल्स, कि एक चीज़ एक्चुअली गलत है लेकिन हम उसको ठीक कह रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है डोंट रिजेक्ट। डोंट रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो एग्जैक्टली ठीक है, ये नहीं मतलब हो सकता। सो आप एक्सेप्ट की बजाय डोंट रिजेक्ट ही लिखा करें, ये ज़्यादा पेट वर्ड है। डोंट रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज़ फॉल्स। अब एक चीज़ गलत है लेकिन मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट रिजेक्टिंग टू दिस, ही इज़ अ हॉकी प्लेयर। अब ये बात गलत है, एक्चुअली गलत है। पहले वो मैंने टाइप 1 बताया, अब टाइप 2 बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये बात गलत है, लेकिन मैं जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ नो, ही इज़ अ गुड हॉकी प्लेयर। तो मैं उस बात को, उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर रहा,
ठीक है। तो आप H0 जबकि गलत होता है आप उसको रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ टाइप 2 एरर बन जाती है। तो इसको आप किससे डिनोट करते हैं? बीटा से, मींस दिस नोटेशन, बीटा से आप इसको डिनोट करते हैं। ये टाइप 2 एरर हो गया। तो ये दो एरर की बेसिकली टाइप्स हैं, सही है। इनका टेबल बना के भी आगे इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट, पहले मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर लेता हूँ। तो इसको आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे मैंने अल्फा बताया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपके पास हो गए 5% एरर अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक कंपनी ये बोर्ड मार्कर्स बना रही है तो 5%, 100 में से 5 गलत भी हो जाते हैं तो इट्स नॉट बैड, ठीक है, ठीक है। फिर भी मीन्स कि इतना एक्सेप्टेबल एरर है। मैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को आप बेसिकली डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। कॉन्फिडेंट, जब आप किसी बात पे कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसको आप 1 माइनस अल्फा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट किस बात पे होते हैं आप? सही को, एक बात याद रखिएगा कि सही बात को सही कहना ये कॉन्फिडेंस होता है। जब आपको सही बात का पता होता है आप फिर क्रॉस टॉकिंग करते हैं कि नहीं ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से है, मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जब आप क्रॉस टॉक करते हैं इसका मतलब है आपको ज़्यादा बेहतर यानी कि ज़्यादा पेट बात का पता है, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अगर ये बात करूँगा या करूँगी तो ये बात मेरी गलत साबित नहीं होगी, उससे ज़्यादा जो पहले बात हो रही है उससे ज़्यादा मौसर साबित होगी, ठीक है, इफेक्टिव होगी। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। इसको 1 माइनस अल्फ़ा मीन्स के 1 में से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा को माइनस कर दिया जाता है। आप कह लें कि 1 में से आप टाइप 1 एरर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपीयर होता है। देन पावर ऑफ टेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? कॉन्फिडेंट होना किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग विच टाइप ऑफ एरर, टाइप 1 इधर या टाइप 2 एरर। तो कौन सा टाइप 1? मैंने आपको बताया कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये दो बातें हैं। तो हम यहाँ पे एक जनरेट करते हैं बात, वो क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी, या मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? कॉन्फिडेंस लेवल की। कॉन्फिडेंस लेवल क्या चीज़ है? सही को सही कहना। डोंट रिजेक्ट H0। व्हेन H0 इज ट्रू, एक बात सही है और आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है, मीन्स कि आप उसको सही ही कह रहे हैं, सही है ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस बात को, सही बात को। तो ये आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसी तरह से पावर ऑफ टेस्ट क्या होती है? पावर क्या चीज़ होती है? 1 में से बीटा माइनस करें तो आप पावर ऑब्टेन करते हैं। अब पावर क्या चीज़ है? गलत को गलत कहना पावर कहलाता है, ठीक है। जब आप किसी गलत बात को गलत कहते हैं तो वो पावर कहलाता है। एक बंदा गलत है, ठीक है, देखे ना, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सी, इसी सोसाइटी की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा है, सही है ना, अब वो बड़ा पावरफुल है, आप किसी भी एस्पेक्ट से समझ सकते हैं उसको, वो पैसे की तरफ से पावरफुल है, ठीक है, उसका जो है वो मींस के सोशली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो जो भी है, ठीक है, उसके रिलेशंस बड़े दूर दूर तक हैं, सही है ना। तो अगर एक बंदा पावरफुल है, मैं बात कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा पावर ऑफ टेस्ट की, 1 माइनस बीटा की, गलत को गलत कहने की। अब एक बंदा वो गलत कह रहा है, ऊपर से आगे उससे भी ज़्यादा ताकतवर बंदा आके गलत कह देता है बात को, मीन्स के ये समझना है आपने कि एक गलत बात है और उसको ऊपर से ज़्यादा मीन्स के ऊपर वाले लेवल पे जाके और उसको गलत साबित किया जा रहा है कि ये इस तरह गलत नहीं, इस तरह गलत है, और भी गलत कर दिया। तो गलत को गलत कह देना ये पावर कहलाती है। तो 1 माइनस बीटा करें तो पावर ऑब्टेन होती है। तो ये इस तरह से किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? रिजेक्ट H0 when H0 is
फॉल्स, गलत है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, गलत को गलत कह रहे हैं, सही है। तो ये चीज़ जो है ना वो पावर ऑफ द टेस्ट हो जाएगी, ये चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा, सही है। तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट थे इसके जो हमारे माइंड में होने चाहिए, हाइपोथेसिस बनाने हों जब, तो तभी ये हेल्प आउट करते हैं। जब बेसिक स्टेप्स आपको समझाऊंगा तो वहाँ पे बड़े हेल्प आउट करेंगे, आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स के टेल्स क्या होती हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, मींस के टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो मैं 6 स्टेप्स जो हैं बेसिक वो यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आपको हर स्टेप जो है उसका क्लियरली समझ आ जाएगा कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ये चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मैं ब्रीफ करूँगा और जहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है तो। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है बड़े गौर से, फिर उसको देखेंगे हम कि उसमें स्टेटमेंट क्या पूछी जा रही है, सही है। तो वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हाइपोथेसिस में फार्मूलेशन जो है वो 3 तरह की बेसिकली होती है, वो 3 तरह की मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा विद जो है उनके डायग्राम्स, ठीक है। लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन के अंदर उनमें से आप कोई एक सिचुएशन ही यूटिलाइज़ कर दें। हाँ, अगर एक सवाल में 2 बातें पूछी गई हैं तो तब आप उन सिचुएशन के मुताबिक जो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि फर्स्ट पे म्यू ही ले लेता हूँ या थीटा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट जो है ये कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि म्यू के बराबर है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आप कह लें, सी कह लें, ठीक है। एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ आपको ये भी डिफाइन कर दूंगा कि 1 टेल टेस्ट क्या होता है, 2 टेल टेस्ट क्या होता है, सही है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ये मैंने पहला हाइपोथेसिस बना दिया। इस तरह का सवाल भी आ सकता है, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स आपके पास अल्टरनेटिव में ये आपके पास होता है नल हाइपोथेसिस और ये होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया कि हमेशा इक्वल का साइन आपने लगाना है, वहाँ पे डिफरेंट बुक्स के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का निशान लगा हुआ, तो आपने उससे घबराना नहीं, आप बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो इक्वल टू म्यू नॉट है और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, ठीक है। तो जब नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आएगा तो ये टेस्ट किस नेचर का होगा, ये 2 टेल्ड टेस्ट होगा जी, 2 टेल टेस्ट होगा। 2 टेल टेस्ट का क्या मतलब है कि एक ऐसा टेस्ट है जिसके दोनों अतराफ में, दोनों तरफ रिजेक्शन रीजन मौजूद है। अब रिजेक्शन रीजन क्या होता है, 2 रीजन होते हैं बेसिकली, एक रिजेक्शन और एक एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस रीजन वो रीजन होता है जो डिफाइंड वैल्यूज़, जैसे आप सपोज करें कर्व बनी हुई है ना, यहाँ पे मैं आपको एक दे देता हूँ इसका कंसेप्ट, ये कर्व बनी हुई है, ठीक है। अब इस कर्व के 2 पॉइंट्स कहीं पे लाई कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ किया जी ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, सही है। अब
इन पॉइंट्स के इस तरफ अगर आप जाते हैं या इससे इस तरफ तो रेड जोन शुरू हो जाता है। वैसे भी मैंने रेड मार्कर से बनाया तो रेड जोन ही हुआ, तो रेड जोन शुरू हो जाता है। मतलब क्या है, आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि एक गाड़ी है, ठीक है, वो एक ट्रैक पे जा रही है। जैसे नारायण कागान की तरफ जाए ना तो वहाँ पे बड़े जो है इस तरह के ट्रैक्स मिलते हैं। अगर ट्रैक्स पे जाएं, आप किसी ट्रैक पे जा रहे होते हैं, ऐसा ट्रैक है कि आप उस ट्रैक पे चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो उसके दोनों साइड में फॉसेज हैं, ठीक है, मीन्स के दोनों साइड्स जो हैं वो खाली हैं, खाई हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप उसी ट्रैक पे चलेंगे, उस रीजन के अंदर जो सड़क बनी हुई है उस रीजन के अंदर अंदर चलते रहेंगे तो आप सेव हैं। अगर आप थोड़ा सा भी राइट, उसकी बाउंड्री से राइट मूव करेंगे या लेफ़्ट वाली बाउंड्री से थोड़ा लेफ़्ट मूव करेंगे, अब क्या है, ये वो ट्रैक है दरमियान वाला, इन लाइनों से इस तरफ वाला। ये लाइन थोड़ी ऊंची नीची बन गई है तो बस समझाना ही है आपको। तो ये जो है वो ट्रैक है। इस ट्रैक पे अगर आप चलते हैं, अगर वैल्यू इन इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान इस ट्रैक पे रहती है तो वो सेव है, वो एक्सेप्ट होगी, उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा भी इस तरफ हट जाती है, सपोज किया जैसे कि ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू -10 है, ठीक है, या मैं -5 कह देता हूँ, -5 है। अगर आपका आंसर 5.1 आ जाता है तो तब भी ये वैल्यू इससे, इस पॉइंट से इस तरफ मूव कर गई है तो रेड जोन में चलेगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रीजन बना हुआ है ये सारा रिजेक्शन रीजन है, वो मैं यहाँ पे भी डिफाइन करता हूँ। तो इसी तरह से माइनस में अगर -5 है तो माइनस जो है वो 6 आता है तो वो इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मूव करेगा तो वो भी रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा। मींस के ये वो बाउंड्री लाइन है, अगर इस बाउंड्री लाइन से लाइन जो है गाड़ी थोड़ा सा इधर मूव करेगी तब भी नीचे गिर जाएगी, इधर मूव करेगी तब भी नीचे गिर जाएगी, रिजेक्शन रीजन, रेड जोन में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टू टेल टेस्ट को मैं डिफाइन करता हूँ कि ये एक टेस्ट है, ठीक है। तो इसके दोनों साइडों पे रीजन है रिजेक्शन का, ठीक हो गया। अब ये जो रीजन है ये भी क्या है, रिजेक्शन रीजन, और ये भी क्या है, REJ फॉर रिजेक्शन, REG फॉर रीजन। ये भी रिजेक्शन रीजन है और ये भी रिजेक्शन रीजन है। तो ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करते हैं आप वैल्यू, या आपको वैल्यू क्वेश्चन में से पता चलती है कि कौन सी ऐसी ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर आपका टेस्ट टू टेल और 5% है, जो टेबल इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा और उसकी पिक्चर जो है वो मैं फर्स्ट कमेंट करके वो जो है नीचे सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो टेबल जो है ना उसमें आप वैल्यू देख सकते हैं। अगर 5% हो तो टेबुलेटेड वैल्यू जिसको आप कहते हैं, तो वो लेट्स से 1.96 और -1.96, ठीक है। अगर आपका आंसर 1.96 से ग्रेटर आएगा तब भी रिजेक्ट कर देंगे, -1.96 से लेस आएगा तब भी रिजेक्ट कर देंगे। इसको आप Z∝/2 भी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, राइट है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो α/2 यहाँ पे मैंने लिखा α/2, मैं साथ साथ कंसेप्ट छोटे छोटे क्लियर करता जाता हूँ आपके। ये मैंने α/2 लिखा है यहाँ भी और यहाँ भी। अल्फ़ा क्या चीज़ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मैंने दो पार्ट्स में भी तो डिवाइड करना है ना, दोनों तरफ रीजन है, ठीक है। जैसे नॉर्मल में हमने पढ़ा कि टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है, दरमियान में लाइन लगाई, हाफ एरिया राइट साइड पे हाफ लेफ्ट साइड पे बराबर तकसीम किया है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक तरफ जो है वो रख लेता हूँ, सेकंड साइड पे उसको मैं नहीं अल्फ़ा देता तो ये तो फिर ज़्यादती हो जाएगी ना, ठीक है। तो क्या होगा, इस अल्फ़ा को मैं बाय 2 करूँगा, यानी कि हाफ अल्फ़ा यहाँ पे आ गया, हाफ अल्फ़ा यहाँ पे आ गया। इट मीन्स दैट कि ये टू टेल्ड टेस्ट है, सही है जी। तो इसके अंदर जो भी एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये सारा कौन सा एरिया है, ये है
एक्सेप्टेंस रीजन, ये भी अल्फ़ा होता है, ये अंदर जो एरिया ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। तो 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो वो क्या बनेगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस रीजन के आप कहें कि बटे में 1 माइनस अल्फ़ा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैंने एरो लगाया है। तो 1 माइनस अल्फ़ा भी आप कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन 1 माइनस अल्फ़ा होता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है ना कि वैल्यू इनके दरमियान लाई करेगी तो ये एक्सेप्टेबल है, तो कॉन्फिडेंस लेवल ही हो गया ना, 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, गलत को गलत कहेंगे वो पावर हो जाएगी, सही है। तो ये अल्फ़ा हो गया। तो जब टू टेल टेस्ट होगा तो आप H1 में नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं, बताने का मकसद ये था। अब मैं सेकंड मूव करता हूँ प्रॉपर्टी की इसकी तरफ, वो क्या है सेकंड सिचुएशन, H0 और H1। ये याद रखना है, आप इसको HA भी कह सकते हैं, नो इशू। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मैंने बताया कि इक्वली डालना है, एंड म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ठीक है जी। अब ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन का क्या मतलब है, बात को आप समझ जाएंगे कि गाड़ी जिस ट्रैक पे जा रही थी जिसकी मैंने बात की है, ठीक है, वो राइट साइड पे नहीं जा सकती, वो लेफ्ट साइड पे सेव है। मीन्स कैसे समझे ना, कि ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, इसके राइट साइड पे नीचे फॉसेस हैं, ठीक है, फॉस है, खाई है। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखें तो आप समझ लें, इस तरह समझ लें कि लेफ्ट साइड पे ना पहाड़ हैं। वो पहाड़ नहीं होते, अगर आप गए हों ऐसी जगहों पे तो पहाड़ होते हैं, उनके इर्द गिर्द ना टायर लगाए होते हैं, गाड़ी थोड़ी इधर भी हो जाए तो कोई नुकसान ना पहुंचे, तो आप समझें कि वो एरिया है, वो पाथ है, सही है। तो अगर ये गाड़ी जो है लेफ़्ट साइड पे जितना भी रहेगी सेफ रहेगी, ये रिजेक्शन यानी कि रेड जोन की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। अगर ये राइट साइड पे थोड़ा भी मूव किया इसने तो ये नीचे गिर जाएगी, मींस के रिजेक्शन रीजन में चली जाएगी, मतलब के रेड जोन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं राइट टेल्ड टेस्ट। अब मैं इसकी फिगर बना के आपको समझा देता हूँ, जैसे ये समझाया। यहाँ पे है जी ये, इसके भी मैं दोनों तरफ बना देता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट आ गया और इसके राइट साइड दोनों तरफ नहीं, ये इसकी लेफ़्ट साइड, हाँ इसकी रेंज का आपको पता होगा कि वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये बेसिकली लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता जो होता है, सही है। तो इस जो है फिगर के अंदर ये जो है आपका, ये क्या है, कंट्रास्ट ना ख़राब हो जाए, फिर मैं रेड से ही लिख देता हूँ। रिजेक्शन रीजन। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी राइट साइड पे रिजेक्शन रीजन है, लेफ्ट साइड सारी जो है वो क्या है, ओपन। मींस के ओपन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल ओपन ही है, मतलब कहने का कि ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। ये वो अकेली वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि अगर उसके राइट साइड पे जाती है तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेट से आप कह लें कि ये वैल्यू अपने पास से आप लिख लें, जो टेबल में भी होगी आई थिंक सो, 2.53 वैल्यू है, ठीक है। अब 2.53 से वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा, सही है। अगर लेस हो जाती है, लेस जितनी मर्जी लेस हो जाए इससे, उसने एक्सेप्ट ही होना है, क्योंकि यहां से लेके इसका मतलब है कि ये एरिया चलता ही जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो ये पीछे सारा एरिया जो है, ये सारे का सारा क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है, जिसको आप 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं, सही है। तो ये क्या होगा, ये अल्फ़ा होगा। तो ये वन टेल है। अगर ग्रेटर आ गया, एक्सीड कर गया, ग्रेटर आ गया, ठीक है, तो ये कंपोजिट हाइपोथेसिस जिसको आप कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ अगर ग्रेटर आ जाती है तो इसका मतलब है कि इसकी राइट साइड पे रिजेक्शन रीजन है। अगर इसके अगेंस्ट लेस आ जाएगा यहाँ पे तो
आप समझ गए होंगे कि राइट की बजाय लेफ़्ट साइड पे उसका रिजेक्शन रीजन होगा और बाकी सिनेरियो सारा सेम रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट। ठीक है जी, ये तो इसको आप कहते हैं लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, और इसकी मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। तो इसका जो है ना वो लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन रीजन होगा, ये, और ये सारे का सारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं अगर आप, ठीक है। ये अल्फ़ा हो गया, ये 1 माइनस अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे को सेंटर में वैल्यू होती है, उसको छोड़ दें। अब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या है, वो आप कह सकते हैं -2.53 कह लें आप, ठीक है। एक वैल्यू लगा दी है मैंने। तो इस वैल्यू से अगर वैल्यू लेस होती है तो वो आपका रिजेक्शन रीजन की तरफ मूव कर जाता है। अगर इससे ग्रेटर, इससे जितनी मर्जी ग्रेटर हो जाए प्लस इन्फिनिटी तक, वो हर वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, वो सेफ जोन के अंदर होगी। अगर इससे थोड़ी सी भी लेस हो गई, ठीक है, तो वो तब भी क्या होती है, वो जो है वो रिजेक्शन रीजन में चली जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं, आपके माइंड में जो है ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैल्यू इसके बराबर भी तो आ सकती है, इसके बराबर भी तो आ सकती है, इनके बराबर भी तो आ सकती है। तो बड़े कम चांसेस होते हैं इनके बराबर वैल्यू आने के, लेस ग्रेटर ही होती है, सही है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने इस चीज़ को टू टेल टेस्ट का है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ग्रेटर आए या लेस आए, नो डाउट इसको राइट टेल टेस्ट इसलिए मैंने लिखा है कि आपको याद रहे कि राइट टेल्ड है तो इसकी टेल राइट तरफ है, रिजेक्शन रीजन राइट जो है वो राइट तरफ है। लेफ्ट टेल टेस्ट है तो इसका रिजेक्शन रीजन लेफ्ट तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों टेस्ट जो हैं इनको मिला के आप क्या बोलते हैं, ये टू टेल है और ये दोनों मिला के क्या बोले जाते हैं, वन टेल टेस्ट। मीन्स के ये भी एक वन टेल टेस्ट है और नंबर 3 वाला भी एक वन टेल टेस्ट है, ठीक है। इसको राइट और लेफ्ट टेल टेस्ट भी कहते हैं। तो ये इनका सिनेरियो होता है, सही है जी। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है, ठीक है। तो ये शेप्स आप जो है ये नोट कर लें। इन शेप्स को आपने माइंड में रखना है लाजमी, ताकि इनके मुताबिक मैं यहाँ पे आपको समझा सकूँ कि इसके क्रिटिकल रीजन क्या होते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि इसके साथ साथ जो है उसका कंपैरिजन भी हो जाए। यहाँ पे मैं छोटा सा करके सेकंड स्टेप लिख देता हूँ। जस्ट सेकंड पे आपने यही लिखना है, जब मेजर सेकंड स्टेप है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है, अब मैं डिफाइन कर चुका हूँ, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5%, मीन्स कि अल्फ़ा 0.05 होगा। ये जो है मोस्टली यूज़ होता है। अदरवाइज़ जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपने वो जो है उसका लेवल पुट कर देना है यहाँ पे। थर्ड स्टेप जो है इसका वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ फोर्थ स्टेप, जो कि क्रिटिकल रीजन का है, ताकि हमें समझ आ जाए इसके मुताबिक। तो थर्ड वाला उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, टेस्ट अपना जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो इनसे रिलेट तो नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है, मींस के वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे माइंड में रखिएगा सेकंड स्टेप है, सेकंड के बाद जो है ना मैं यहाँ पे फोर्थ बता रहा हूँ आपको क्रिटिकल रीजन के बारे में, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, मैं फिर इसके बाद थर्ड स्टेप जो है आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप मैं बता, बल्कि चलें फोर्थ स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद मैं थर्ड स्टेप बताता हूँ। फोर्थ स्टेप है
क्रिटिकल रीजन का। ये माइंड में रखिएगा। फोर्थ मैं इसलिए समझा रहा हूँ पहले स्टेप कि ताकि इन 3 फिगर्स के मुताबिक आपको इनके रीजन्स का पता चल जाए कि रीजन्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाने हैं। सही है। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट यूटिलाइज करते हैं हम। सही है। अगर आपके पास 2 टेल्ड टेस्ट है, इसका मतलब है कि रिजेक्शन रीजन दोनों तरफ है, तो आप क्रिटिकल रीजन जी के लिए बनाते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फा बाय 2। ठीक है। कि जी की जो वैल्यू आएगी, यहां पे आप बेसिकली लिखते हैं रिजेक्ट एच नॉट इफ। आप एच नॉट को उस वक्त रिजेक्ट करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे। अगर ये इसको आपने सेटिस्फाई कर लिया तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी एच नॉट लिखा हुआ है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि डोंट रिजेक्ट कह देंगे उसको आप। ठीक है। तो ये सी की वैल्यू क्या है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ से आती है? वो टेस्ट स्टैटिस्टिक में मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे नीचे इंशाल्लाह मैं फार्मूला लिख दूंगा इसका ना। ठीक है। तो इस सेकंड शेप के लिए अगर आप बनाते हैं क्रिटिकल रीजन, तो वो होगा रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज ग्रेटर है, तो ग्रेटर जी अल्फा। सही है जी। यहाँ पे जस्ट अल्फा आएगा, यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ जी अल्फा और यहाँ पे जी अल्फा। सही है जी, माइनस जी अल्फा कह दें। तो जी इज, अगर राइट टेल टेस्ट है, अगर आप जो है रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे बना रहे हैं क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आपका क्रिटिकल रीजन बनेगा जी इज ग्रेटर देन जी अल्फा। ठीक है। अल्फा इसलिए रखा है मैंने क्योंकि एक ही साइड पे है तो अल्फा ही गिवन करेंगे, अगर दोनों साइडों पे होता तो अल्फा बाय 2 देते। इसी तरह से ये थर्ड जो है आपका कंसेप्ट, इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट इसके नीचे ही। थर्ड के लिए आप क्या कहेंगे कि जी इज लेस देन माइनस जी अल्फा। ठीक है। तो जी इज लेस देन माइनस जी अल्फा हो जाएगा। तो ये इस थर्ड के लिए क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे जो है वो रिजेक्शन रीजन मौजूद है तो आप जी लेस देन माइनस जी अल्फा कह देते हैं। जी आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, जी अल्फा माइनस जी अल्फा और जी अल्फा बाय 2, ये तीनों आपकी टैबुलेटेड वैल्यूज़ हैं, जो कि मैं टेबल इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ अभी। तो अब मैं मूव करता हूँ स्टेप नंबर 3 की तरफ, टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्चुअली एक सिंगल फार्मूला होता है। जैसे क्रिटिकल रीजन है ना, तो ये एक आपको क्रिटिकल वैल्यू का एक रीजन गिवन है, जिस रीजन के अंदर रह के आप डिसाइड करते हैं कि हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है। तो जैसे ये रिजेक्शन रीजन है, ये सारा अंदर एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है। तो ये दोनों रिजेक्शन रीजन है और अंदर वाला एक्सेप्टेंस रीजन है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो ये 2 रीजन्स होते हैं, रीजन्स के मुताबिक हम क्रिटिकल रीजन्स को देख के अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो जी टेस्ट पहले मैं लगाता हूँ, जी टेस्ट, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, और एक फार्मूला है जी इज इक्वल टू एस ओवर स्क्वायर रूट n, और एक फार्मूला है ये माइंड में रखना, ये कैपिटल एस है और ये स्मॉल एस है और ये सिग्मा है। ठीक है। तो अभी ये 3 फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, मैं इसको इरेज करने के बाद इंशाल्लाह इन तीनों को डिफाइन करता हूँ कि ये कब लगाना होता है, कब हमने ये फार्मूला लगाना होता है और कब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो अब थर्ड स्टेप को डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक को डिटेल के साथ कि वो क्या होता है।
टेस्ट स्टैटिस्टिक में कंडीशंस होती हैं जब आपका सैम्पल साइज़ जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर सैम्पल साइज़ लार्ज है या स्मॉल है, तो आप टेस्ट जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एन लार्ज है और सिग्मा पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो आपको नाउन है, सिग्मा नाउन है और एन लार्ज है, हाउ लार्ज, ठीक है, कितना लार्ज होना चाहिए, 30। अगर एन ग्रेटर देन 30 होगा और सिग्मा नाउन होगा तो आप जी टेस्ट को यूटिलाइज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट वगैरह, तो फिर मैं आपको डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पे टेस्ट है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, एंड सेकंड पे है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर स्क्वायर रूट एन, एंड थर्ड पे है t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू स्मॉल एस ओवर स्क्वायर रूट एन। ये 3 स्टूडेंट्स मैंने टेस्ट लिखे हैं यहाँ पे, इनको मैं डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट पे देखें, ये है फॉर लार्ज एन। अगर ये बात माइंड में नहीं रख सकते आप तो कोई मसला नहीं, आप ये माइंड में रख लें कि मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। फिर आप सिंपल ये माइंड में रखें कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 30, लार्ज का स्टूडेंट मतलब है, लार्ज n का मतलब है जब 30 से ग्रेटर होगा, ठीक है। 30 भी होगा तो वो लार्ज नहीं कहलाएगा, ग्रेटर देन 30 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और सिग्मा जो है वो नाउन, सिग्मा नाउन का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन हो, पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन हो तो सिग्मा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तब आप क्या यूज़ करते हैं, जी टेस्ट, ये वाला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है और जी की आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह से एन लार्ज ही है बट सिग्मा क्या है, अननाउन है। सिग्मा तो नाउन नहीं है, आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, सैंपल का वेरिएंस गिवन किया हुआ है, तो आप तब भी जी टेस्ट ही लगाते हैं आपका जब सैंपल साइज लार्ज होगा, सही है। लेकिन अगर आपका सैंपल स्मॉल हो जाता है, इसका उल्ट बता रहा हूं, अगर आपका सैंपल स्मॉल हो जाता है और सिग्मा अननाउन हो जाता है, ठीक है, सैंपल स्मॉल हो गया, सिग्मा अननाउन हो गया, इसका बिल्कुल उल्ट कर दें तो सिग्मा अननाउन, इसका बिल्कुल उल्ट कर दें तो वो वैल्यू कहाँ पे मूव कर जाएगा, टेस्ट अब आपका टी की तरफ, ठीक है। बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर एन आपका लेस देन 30 हो और सिग्मा जो है वो अननाउन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननाउन है बट एन आपका स्मॉल है। हाँ, अगर एन स्मॉल हो और सिग्मा नाउन हो फिर क्या करेंगे, फिर भी जी लगाएंगे, ठीक है, फिर भी आप जी ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपका एन स्मॉल है और सिग्मा अननाउन है, नाउन नहीं है, तो तब आप टी टेस्ट। अगर आप इसको यूं याद नहीं रख सकते तो बड़ा इसका आसान सा तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड वाले पॉइंट को माइंड में रख लें कि जब सैंपल स्मॉल होगा, एन लेस देन 30 होगा और सिग्मा अननाउन होगा तो टी टेस्ट लगाना है। बाकी जितनी भी सिचुएशंस हैं पॉपुलेशन की, आप कह लेंगे टेस्ट की या नॉर्मल टेस्ट की, तो वहाँ पे आपने जी ही लगाना है, ठीक है। जब एन स्मॉल होगा और सिग्मा अननाउन होगा तो टी टेस्ट लगाना है, अदरवाइज जी टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि आप कब जी टेस्ट और कब जो है वो टी टेस्ट लगाते हैं। इसी तरह से जो जी का मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, टू टेल्ड के लिए जो इसका क्रिटिकल रीजन होता है वो जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फ़ा बाय 2 होता है, ठीक है। वन टेल के लिए जो बनाते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बात एक ही है। वन टेल के लिए होता है जी इज़ ग्रेटर देन जी अल्फ़ा, जी इज़ लेस देन माइनस जी अल्फ़ा। अगर टी का बनाना है, आपने टी टेस्ट यूज़ हुआ तब क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फ़ा बाय 2। n-1 क्या है, ये
डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। बेसिकली आप इसको NEU, इसको न्यू भी लिखते हैं, T α/2 विद न्यू मतलब बराबर होता है n-1 के, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं टू बी एस्टिमेटेड, वो जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो न्यू n-1 हो जाएगा, n में से 1 माइनस कर देंगे 29 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 29 गिवन है तो n-1 28 न्यू हो जाएगा। तो ये टैबुलेटेड वैल्यू जो स्टूडेंट्स हैं ना, आपको क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर आपको गिवन की जाती है, ठीक है, क्योंकि टेबल ले जाने की इजाज़त नहीं होती है एग्जामिनेशन रूम में, ठीक है। तो आपको ये जो है वैल्यू गिवन की जाती है। वैसे भी टी टेबल अगर आपने देखना है तो इसका जो है जी की वैल्यूज़ जो है वो तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो जो टी की वैल्यू है, टी का टेबल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक जो है वो दे दूंगा टी का, ठीक है। वहाँ से आप टी की टेबुलेटेड वैल्यू देख सकते हैं। टी का टेबल किस तरह से बना होगा, स्टूडेंट्स पहले भी मुझसे पूछ रही थी एक स्टूडेंट कि कैसे हम जी की वैल्यू देखते हैं, हमें समझ नहीं आ रही नॉर्मल के अंदर, स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो ये बात देख लें यहाँ पे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होती है आपको, ठीक है, और यहाँ पे लेवल गिवन होता है आपको, 5% है, 10% है, जो भी है। तो आपने उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेनी है और उसका लेवल देख लेना है। अगर 5% है तो 5% में आप देख लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने क्या वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो वैल्यू, ठीक है। यहाँ से फ़र्ज़ किया 5% यहाँ पे है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, तो जो वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी वो आपकी क्या होगी, टैबुलेटेड वैल्यू होगी। इस तरह से टेबल में गिवन होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, सही है। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, 4th वाला, टी टेस्ट का 1 टेल के लिए बनाना है तो आप जी की तरह बना सकते हैं। अगर राइट टेल टेस्ट है तो टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फ़ा, और अगर लेफ्ट टेल है तो टी इज़ ग्रेटर लेस देन टी माइनस टी अल्फ़ा, ठीक है। जी की तरह बिल्कुल टी बना देना है आपने उसको। तो चौथा स्टेप भी हो गया। 5वें स्टेप की तरफ चलता हूँ मैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, जस्ट जो मैंने आपको टेस्ट बताया, जो भी फार्मूला लगना है उस फार्मूला को आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू, मैं सिंपल लिख देता हूँ कि वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। लास्ट स्टेप इसका जो है वो छठा, वो है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आप क्या कहेंगे, फ्रॉम प्रोवाइडेड एविडेंसेस वी कैलकुलेट दैट। अब आगे इसको आप मूव करेंगे किस तरह से, आपने लिखना है कि फ्रॉम द प्रोवाइडेड एविडेंसेस वी कैलकुलेट दैट। आगे आप लिखेंगे जी की वैल्यू, जैसे ये है ना, जी ग्रेटर देन, अगर हाँ यूँ है जी α/2, ये टैबुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई, लेट से 1.96 है, और जी की वैल्यू आपके पास फ़र्ज़ किया 2 आ जाती है, सही है। तो अगर ये ग्रेटर है तो आप बता देंगे कैलकुलेट दैट दिस इज़ ग्रेटर, सो रिजेक्ट H0। अगर ये नहीं आपकी सेटिस्फाई कर रहे आप इसको, ठीक है, जो वैल्यू आती है वो इससे ग्रेटर नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसे करते हैं ना कि 1.3 आंसर आता है इसी क्रिटिकल रीजन में, तो आप यहाँ पे यूँ करेंगे, दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, सो वी डोंट रिजेक्ट H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने कंक्लूजन देना है, इसमें वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है आपने, ठीक है जी। अब मैं इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है इसका। फिर एंड में इंशाल्लाह आपको मैं वैल्यूज़ बता दूंगा कि कैसे आप वैल्यू देख सकते हैं, या कौन सी 6 वैल्यूज़ हैं जो आपको माइंड में रखनी है जी के लिए, सही है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आप पहले मैं वैल्यूज़ बल्कि आपको बता देता हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती है, ताकि उन वैल्यूज़ को देख के आप जो है अंदाज़ा लगा सकें कि हमने जो वैल्यू यूज़ की है वो कहाँ से वैल्यू आई है। पहले मैं टेबल छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पे, उसकी पिक्चर इंशाल्लाह मैं फर्स्ट कमेंट में भी सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, वो है जी का।
सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आएगा टू टेल्ड टेस्ट, यहाँ पे आएगा वन टेल टेस्ट, ठीक है। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैं इसको यूं कर देता हूँ, वैल्यूज़ तो छोटी छोटी हैं, चले जगह ज़्यादा है तो वैल्यूज ऐश करें फिर। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं इसको हम। तो ये मोस्टली तीन जो हैं ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वो कौन सा, 1%, पहले मैं 10% लिख देता हूँ 0.1, फिर 5% लिख देता हूँ 0.05, फिर 1% लिख देता हूँ 0.01। सही है जी। तो टू टेल टेस्ट अगर आपका है तो 10% के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% गिवन है आपको सवाल में, और टू टेल टेस्ट लगा रहे हैं आप, तो आप वैल्यू यूज करेंगे 1 पॉइंट, यानी कि जी अल्फा बाय 2 यूज हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस 1.645 का स्टूडेंट्स मतलब है कि अगर राइट साइड पे आप देख रहे हैं तो प्लस 1.645 होगा, लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तो आप माइनस 1.645 से देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ज़्यादातर टू टेल में देखते राइट साइड पे ही हैं, ठीक है। तो 5% है, टू टेल टेस्ट है, तो प्लस माइनस 1.96 ये वैल्यू आप यूज़ करते हैं। टू टेल है तो अल्फ़ा बाय 2 आ गया जी में। इसी तरह से अगर 1% है तो प्लस माइनस 2.58 मीन्स दैट जी अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह से वन टेल में आ जाएं तो प्लस माइनस 1.28 जी अल्फ़ा, अगर माइनस 1.28 है तो माइनस जी अल्फ़ा हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, अगर प्लस 1.28 है तो राइट साइड वाला टेस्ट हो जाएगा। तो दोनों इकट्ठी यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। तो ये भी प्लस माइनस 1.645 मीन्स के जी अल्फ़ा, यानी कि 5% है और वन टेल टेस्ट है, तो आप ये यूज़ करेंगे। तो अगर आपका 1% टेस्ट है और वन टेल टेस्ट है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 2.33 मीन्स के जी अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना 9 वैल्यूज़ हैं जो आपको माइंड में रखनी है, घोल के पी लेनी है आपने, ठीक है। ये वो 9 वैल्यूज़ माइंड में अगर रखेंगे आप तो टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली ना ज़्यादातर यूँ होता है कि सवालों के अंदर ना जी की वैल्यू गिवन नहीं होती, टी वगैरह टेबल जो हैं वो देखने थोड़ा होते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो उनकी वैल्यू गिवन कर दी जाती है। तो जी की अक्सर वैल्यू नहीं गिवन की जाती क्योंकि 9 वैल्यूज़ हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट्स को जो है वो याद रहती हैं। बेसिकली वैल्यूज़ तो 6 ही बनती हैं, ये वाली आप देख लें तो 6 ही वैल्यूज़ बनती हैं। मैं इनको मिला के 9 कह रहा हूँ कि आपको लेवल भी तो याद होना चाहिए ना, कि 10% पे ये 2 वैल्यूज़ हैं, 5% पे ये 2 वैल्यूज़ हैं और 1% पे ये 2 वैल्यूज़ हैं इन सिचुएशंस के लिए, सही है। तो ये जी का जो है वो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, उनकी टैबुलेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से टी की वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, सही है। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूं मैं कि एग्जाम्पल को सॉल्व करना हो, सवाल से हमें कैसे पता चलता है कि कौन से हाइपोथेसिस बन रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कैसे रिज़ल्ट हम निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ पे देखिए 10 ड्राई सेल्स वर टेकन फ्रॉम स्टोर। एक स्टोर में से 10 ड्राई सेल जो है वो लिए गए हैं और वोल्टेज टेस्ट उनका जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो वोल्टेज टेस्ट जो है वो वोल्ट्स के अंदर आंसर्स आए हैं, वो ये 10 आंसर्स दिए हैं उसने वोल्ट्स के अंदर ना 10 आंसर। ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी गिवन कर दूंगा, कमेंट में पिक्चर गिवन कर दूंगा इसकी, वहाँ से आप 2 क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं वोल्ट्स के अंदर, ये वो रिजल्ट्स हैं जो स्टोर में से 10 सेल जो है वो ड्रॉ करके सेलेक्ट करके उनको रिकॉर्ड किया गया है। अब वो कहता है कि द मीन वोल्टेज ऑफ सेल्स व्हेन स्टोर्ड वाज 1.51 वोल्ट्स। जब सेल्स को स्टोर किया गया
ठीक है, टोटल सेल्स को जब स्टोर किया गया तो उसका मीन कितना निकला 1.51। ठीक है, मतलब स्टोर करने का समझाने लगा हूँ यहाँ पे कि जब सेल्स स्टोर किए गए थे सारे, इसका मतलब है कि सारी की सारी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन जब स्टोर किए गए तो सारी की सारी पॉपुलेशन कहलाती है। तो आप बात को समझना क्या है यहाँ पे कि ये जो मीन गिवन है आपको 1.51, ये पॉपुलेशन का मीन गिवन है। एंड एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 0.02। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ, ठीक है, वो 0.02 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की बजाय अगर वो कहता कि एज्यूम दैट इट हैज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में होगा विच रिमेन्स अनचेंज्ड इज 0.02। अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी बात कर रहा है, वो पॉपुलेशन की ही बात कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो सेल्स उसने स्टोर किए थे उनका मीन बताया, देन उन्हीं का वो कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज रहे यानी कि 0.02 रहे तो ये क्या गिवन है हमें यहाँ पे, ये जो 0.02 है ये क्या गिवन है, सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का। इज देयर रीजन टू बिलीव दैट सेल्स हैव डिटेरियोरेटेड। इस वर्ड का मतलब, डेटेरियोरेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स के बिगड़ जाना, ख़राब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है हमने कि सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये तो मैं पहला हाइपोथेसिस बनाता हूँ H0 और दूसरा H1, ये हम बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे करके बना देता हूँ H0 और H1, सही है। तो H0 हमारा क्या बनेगा, पहला हाइपोथेसिस क्या बनेगा, म्यू इज़ इक्वल टू, हमने चेक क्या करना है, सेल्स हैव डिटेरियोरेटेड, कि अगर सेल्स ख़राब हो गए हैं तो सेल्स का जो मीन है वो कम हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। जब सेल ख़राब हो चुके हैं, जब सेल बिगड़ गए हैं उनमें से हम उन सेल को निकालेंगे, बाकी कम सेल रह जाएंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो उनके सेल्स कम हो जाएंगे ना, उनका मीन भी कम हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम हो जाएगा, यानी कि उन पे अफेक्ट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली समझाने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे म्यू जो है वो लेस वाला बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप बनाएंगे तो ये लेस वाला बनाएंगे और ये इक्वल वाला आप यहाँ पे बनाएंगे। अब मीन क्या गिवन है आपको 1.51 और यहाँ भी 1.51। तो ये चीज़ समझनी थी कि ये हमारे पास लेफ़्ट टेल टेस्ट बना है, क्योंकि सेल्स हैव डिटेरियोरेटेड, कि सेल्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं उनमें से। ठीक है, कुछ सेल्स जो आप समझ लें कि वो जो है वोल्टेज दे ही नहीं रहे, ठीक है, वो यूज़लेस हैं। ठीक है, तो वो ख़त्म कर दिए हमने, तो आपकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट हुई, मीन भी अफेक्ट हुआ। तो मीन आपका क्या होगा, मीन ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कम हो गए तो मीन भी आपका कम होगा। ठीक है, तो जब कम होगा मीन्स कि हमने चेक करना है तो म्यू इज़ लेस देन 1.51। ठीक है, अल्टरनेटिव में, सही है ना। तो सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, ये फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ था। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है जी, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा वो क्या यूज़ करना है, एंड में उसने बता दिया 5%। अगर ना बताया होता तो हम 5% ही यूज़ करते। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हम 5% ही क्यों यूज़ करते हैं जब ना गिवन हो, 1% भी तो कर सकते हैं जब मर्ज़ी हमारी अपनी। तो 5 जो है ये एक स्टैंडर्ड लेवल है, ये बस आप माइंड में रख लें कि हम 5% यूज़ करते हैं उसको। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ आते हैं। आप देखते हैं कि टेस्ट लगना कौन सा, जी लगना है या टी लगना है। जी भी लगना है तो उसके डिवाइजर में सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट आना है या एस ओवर एन स्क्वायर रूट आना है। सिग्मा नाउन है, यहाँ पे ये सिग्मा गिवन है ना, तो ये तो हमें पता चल गया कि बटे में सिग्मा ओवर एन स्क्वायर। जब सिग्मा नाउन हो गया इसका मतलब है कि टी लग ही नहीं सकता, आप जी लगाएंगे। तो जी इज इक्वल टू
एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड विद सिग्मा ओवर एन स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए ना एन आपका 10 है, स्मॉल एन, लेकिन सिग्मा नाउन है। अगर यहाँ पे सिग्मा अननाउन होता और एन स्मॉल तो ऑलरेडी है 30 से लेस है तो हम टी लगा लेते। यहाँ पे सिग्मा नाउन हो गया तो हमने जी लगाना है। ठीक हो गया जी। तो अब इस फार्मूला को हम यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ स्टेप हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्रिटिकल रीजन और फिफ्थ कैलकुलेशन। क्रिटिकल रीजन यहाँ पे क्या होगा, देखें लेफ्ट टेल टेस्ट है, मींस कि उसकी इस तरफ जो है वो रिजेक्शन रीजन गिवन है। ये सारा 1 माइनस अल्फा आपका सेफ जोन है। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये मैं शेप क्रिटिकल रीजन में बना के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो क्रिटिकल रीजन जो है हम बनाएंगे यहाँ पे, क्या बनेगा, लेस वाला जी रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज लेस देन माइनस जी अल्फा। सही है जी। ये जो टेस्ट बन रहा है ना हमारा, ये बन रहा है, इसकी लेफ्ट साइड पे आपको अल्फा गिवन है। ठीक है, आप कह लेंगे जी अल्फा, माइनस नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी है जो माइनस साइड पे, तो वो माइनस ही होगा फिर। तो ये सारे का सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, 1 माइनस अल्फा है, और ये जो है आपके पास ये क्या है, अल्फा है, रिजेक्शन रीजन है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, ऐसी टेबल की वैल्यू। टेस्ट कौन सा है, वन टेल टेस्ट है। सही है, वन टेल टेस्ट है, और यहाँ पे आप कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ कर रहे हैं, 5%, मीन्स कि अल्फ़ा 0.05। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, 0.05 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू आएगी, आप वो उस टेबल से देख सकते हैं जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि माइनस साइड पे तो -1.64। अब हमने देखना है कि जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वैल्यू, अगर वो इस वैल्यू से लेस आ गई तो तब रिजेक्ट कर देंगे, अगर इससे ग्रेटर आती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चेक करना है। अगर हम रिजेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि ये चीज़ रिजेक्ट होगी, उसका मीन लेस हो जाता है। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब है कि ये बात गलत है, तो ये ठीक है। सही है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर, स्टूडेंट्स एक्स बार नहीं गिवन आपको यहाँ पे, तो एक्स बार के लिए आपको ये वैल्यूज़ गिवन की गई हैं। इन वैल्यूज़ को आप यूटिलाइज करें और एक्स बार निकालें। एक्स बार निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सम ऑफ एक्स ओवर एन, सिंपल। आप इन सारे x की 10 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर x बार का आ जाएगा। आप इनको ऐड करते हैं जब, तो आंसर बनता है 14.9, और उसको आप 10 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 14.9 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है आपका 1. ये x बार निकलेगा इन वैल्यूज़ को यूज़ करके। सही है, तो आप यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज़, वेरी सिंपल। एक्स बार की जगह 1.49 माइनस म्यू की जगह 1.51 डिवाइड विद सिग्मा 0.02 गिवन है, और n आपको क्या गिवन है, 10। n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है ना, ये 10 वैल्यूज़ गिवन है आपको। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके इसको डिवाइड करके बाद में डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास फाइनल वैल्यू बनती है इसकी, वो बनती है -3.162। मैं रिपीट कर देता हूँ, -3.162। तो जी की जो वैल्यू आई, ये कैलकुलेटेड वैल्यू
अब लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपने क्या बताना है, फ्रॉम प्रोवाइडेड एविडेंसेस वी कैलकुलेट दैट। अब कैलकुलेट क्या किया, -3.162, क्रिटिकल रीजन क्या था, लेस देन -1.645। ठीक है, अब आपने देखना है क्या ये वैल्यू इससे वाकई लेस है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है वो उतनी लेस कंसीडर होती है। मींस के -1 जो है वो ग्रेटर है -3 से। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, -3.162 -1.645 से छोटा है। सही है, तो ये कंसीडर हो गया। ठीक है, तो हम कह देंगे सो वी रिजेक्ट H0, या आप कह लें कि रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूँ आपको कि सम टाइम क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ नहीं गिवन होती, आपको सिंपल सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन करके वो आपसे पूछ लेता है कि आप जो है वो एविडेंसेस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसमें 2 टेल्ड वाला भी जो है बन सकता है हाइपोथेसिस, इसमें 1 टेल वाला, जैसे ये लेफ़्ट टेल वाला मैंने बनाया, यहाँ पे राइट टेल वाला भी बन सकता है। राइट टेल में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्रिटिकल रीजन भी उसका राइट साइड पे आएगा। ठीक हो गया, तो इसी तरह से अगर ये वैल्यूज़ गिवन है, सम टाइम आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होता, जैसे यहाँ पे मीन नहीं था गिवन तो हमने फाइंड किया इस फार्मूला से। तो अगर सैंपल स्मॉल है, सिग्मा अननोन कर देता है, यानी कि हमने टी लगाना है टेस्ट, समझ रहे हैं, सैंपल स्मॉल है और सिग्मा अननोन कर दिया, मींस कि हमने टी टेस्ट लगाना है, तो हमें वो सिग्मा भी एस भी नहीं गिवन करता। सही है, तो जो है ना, ये इन वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके हम एस भी फाइंड कर सकते हैं। एस फाइंड करेंगे पहले, फिर एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात छोटी सी बताता चलूँ आपको जो रह गई थी, वो ये कि मैंने जी के फार्मूला में एक जगह पे कैपिटल एस ओवर स्मॉल एन स्क्वायर रूट यूज़ किया, और एक जगह पे जो है वो स्मॉल एस ओवर एन स्क्वायर रूट ऑफ एन यूज़ किया। तो कैपिटल एस और स्मॉल एस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कैपिटल एस बाइस्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और स्मॉल एस अनबाइस्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। जो एस होता है उसका फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, या हाँ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और स्मॉल एस का फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। सो सिंपली जिसके नीचे अगर स्मॉल एस फाइंड करना है, सैंपल स्मॉल है, आपने स्मॉल एस फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 लगाएंगे डिवाइजर में, यानी कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 9 पे डिवाइड करेंगे। कैपिटल एस फाइंड करना है, यानी कि आपका सैंपल लार्ज है, ठीक है, और आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो फिर आप एन पे पूरे 10 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से एस और स्मॉल एस निकाल सकते हैं। सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बता दी है क्या होगी इसकी, कैसे कैसे इसको आपने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो है हमारा लेक्चर था, जो काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया। ठीक है, होप सो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में हों कि ये डिफ़ाइन होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो आप उन चीज़ों को कमेंट के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँ कि एक लेक्चर जो है इसका अगेन कंडक्ट करूँ, जिसके अंदर जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप कंसेप्ट पूछेंगे, वो डिफ़ाइन करूँ, आपको क्लैरिफाई करूँ उनसे। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चंस जो हैं वो नेट से देख सकते हैं, बुक से सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सर्च करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जहाँ से आपको 2 टेल्ड का पता चले, राइट टेल्ड का पता चले, लेफ़्ट टेल्ड का मैंने आपको सवाल करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 टेल्ड टेस्ट जो है उसके अंदर एक ये बात है कि आपको पूछा जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग और नॉट। जैसे यहाँ पे डिसीजन लिया ना कि रिजेक्ट H0, इसका मतलब है कि हमने रिजेक्ट कर दिया कि म्यू इज़ इक्वल टू 1.51, ये गलत बात है,
इस चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो एक्सेप्ट इस चीज़ को किया है कि हाँ वाकई अगर सेल डिटेरेटेड होते हैं, गलत यानी कि उसमें ख़राब हो जाते हैं, तो वो म्यू जो है उसका लेस हो जाएगा। वैसे भी मीन वो मैयर होता है कि जिसमें अगर वैल्यूज़ बढ़ाई जाएँ तो उसका मीन पे इफेक्ट सीधा सीधा पड़ता है, कम की जाए वैल्यूज़ तो तब भी कम होता है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कुछ लगा हो ऐसी कोई ख़ामी वगैरह या कोई ऐसा पॉइंट वगैरह जो डिस्कस होना चाहिए था, वो कमेंट में लाजमी जो है वो मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं उसको डिफ़ाइन कर सकूँ और आपको सेटिस्फाई कर सकूँ उस पॉइंट को समझा के। एंड में वही रिक्वेस्ट जो मैं डेली करता होता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी किया करें, ठीक है। तो स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ये जो है लेक्चर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इससे पहले लेक्चर डिफ़ाइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर हैं बड़े हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।